हमारे अपने चैनल राग क्लासेस में। सो फ्रेंड, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये बताने के लिए कि आज से हम हमारे चैनल पर क्लास 12 इंग्लिश और हिंदी के सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो क्लास 12 के हैं, जिन्होंने 100 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश लिया है और जो बिहार बोर्ड से हैं। तो ये चैनल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हमने पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को कंप्लीट किया है और पॉलिटिकल साइंस का लास्ट चैप्टर बचा हुआ है। तो उसका एक वीडियो अपलोड करने के बाद हम क्या करेंगे, हिंदी की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश का। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। आपको समझ में आया कि नहीं ये हमें कमेंट कर देना है और इसी तरह घर पे लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए पढ़ते रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इंग्लिश के सीरीज को और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो आपको क्या करना है कि उन सभी स्टूडेंट्स के साथ, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है इस वीडियो को जो क्लास 12 के हैं और 100 मार्क्स का इंग्लिश लिए हुए हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा पाऊँ और आपको कोई भी इंग्लिश को लेकर कोई भी डाउट ना रह जाए, क्योंकि जो बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका बाकी सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा होता है लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं वो थोड़े वीक रह जाते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी जो वो वीकनेस है उसे मैं ठीक कर पाऊँ। तो मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊँगी। तो आपको क्या करना है, शेयर कर देना है और वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो उसे फिर से दोबारा स्टार्ट करके देखना, फिर पॉज कर करके देखना, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। और मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से, मैंने इसका नोट्स भी बनाया है। मैं आपको बुक से डायरेक्ट नहीं पढ़ाऊँगी, मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँगी, तो आपको और भी ईजी लगेगा पढ़ने में। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। और अगर हम इनके लेखक की बात करें तो वो है महात्मा गांधी। तो इनके बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इनके ऑथर होते हैं उनके बारे में भी कुछ जानना होता है। तो हम पहले महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे, फिर हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक एस्से है ना, ये एक कॉम्परेटिव एस्से है, मतलब तुलनात्मक एस्से, तुलनात्मक आर्टिकल। इनमें क्या किया गया है कि भारतीय सभ्यता का विदेशों की सभ्यता से तुलना किया गया है। तो उसी को हम सारे चैप्टर में देखेंगे। तो देखो, ये तो आपका बुक हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने खुद का नोट्स बनाया है। मतलब सारा इंग्लिश तो वही है जो आपके बुक में है, लेकिन उसको खुद मैंने ट्रांसलेट करके हिंदी में भी लिखा है, जिससे आपको थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी पढ़ने में। तो देखो, मैंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। तो चलिए हम पहले हमारे महात्मा गांधी जो ऑथर है उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वैसे इनके बारे में हमें अलग से जानने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी इनके बारे में क्या है बहुत ही अच्छे से जानते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। दिस इज इन एस्से बाय महात्मा गांधी। ये एक महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक एस्से है। और अगर हम इनके जीवन काल की बात करें तो हम जानते हैं कि इनका बर्थ कब हुआ था, 1869, और इनका जो डेथ हो गया था वो 1948 में हुआ था। और ये हमें पता है कि इनका जो डेथ था वो नेचुरल डेथ नहीं था, इनकी हत्या की गई थी। तो आप देख लो, 1948 में इनका डेथ है। फिर ये पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, मतलब इन्हें हम बापू के नाम से भी जानते हैं या फिर राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रपिता। अब हम बात करते हैं इनके जन्म की। तो ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। मतलब इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम इनके फादर की बात करें तो करमचंद गांधी, ठीक है, इनके पापा का नाम था, इनके फादर का नाम था। और आप देखो, इनका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब क्या, इन्होंने अपने फादर का नाम अपने नेम में क्या किया है, ऐड कर लिया है। तो इसलिए हम इनका पूरा नाम क्या लेते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। और अगर इनके माता की नाम की बात करें तो आप देखो, पुतली बाई इनकी मम्मी का नाम था। और इनकी जो वाइफ थी ना, इनकी शादी 14 साल के उम्र में कर दी गई थी और इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी से इनको क्या थे, दो नहीं 4 बेटे थे। तो ये सब आपको पता होगा। अब देखो, ही रेन मेनी मूवमेंट्स अगेन द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। मतलब इन्होंने क्या किया, बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और उसको सफल भी किया। और आपको पता होगा कि इनका जो हथियार था, मतलब ये कोई बंदूक या गोली बंदूक के दम पर नहीं जीतते थे। इनका जो हथियार था वो था ट्रुथ यानी सच्चाई और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा।
और इन्हें हम अहिंसा की पुजारी भी कहते हैं। और इन्होंने जो भी आंदोलन है वो किसके दम पर किया, तो बस सच्चाई और अहिंसा के दम पर ही इन्होंने सारे आंदोलनों को चलाया और इसमें सफलता भी पाई। और इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत की आज़ादी में। आप देखो, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इज़ द ऑटोबियोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। मतलब इनका जो आत्मकथा है वो इन्होंने क्या किया है, अपना एक आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और आप देख लो, ये जो ऑटोबियोग्राफी है ये महात्मा गांधी ने लिखा और इसी का एक भाग ये हमारा सारा चैप्टर है। आप देखो, इन दिस फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और इस सारे जो हमारा चैप्टर है, उद्धरण है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि हमारा एक तुलना किया है, ठीक है, हमारी सभ्यता का विदेशों की सभ्यता से, यानी पश्चिमी सभ्यता, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से क्या किया है, तुलना किया और बताया है कि हमारी सभ्यता क्या है, इनकी सभ्यता से बेटर है, यानी अच्छी है। ये इन्होंने इस पूरे चैप्टर में लिखा है। आप देखो, ही सेज डैट, इन्होंने कहा है आवर सिविलाइजेशन इज कांट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। मतलब क्या है, हमारी जो सभ्यता है उसको विश्व में कोई भी मात नहीं दे सकता है, कोई भी इसे चुनौती नहीं दे सकता है। बिकॉज, क्योंकि we are following the path that our ancestors made for us। क्योंकि हम उस पथ पर चलते हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। मतलब क्या है कि हम उनसे हटकर नहीं है, हम हमारे एंसेस्टर से हटकर नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उसे हमारे पूर्वजों ने खुद हमारे लिए बनाया है। और यही कारण है क्या है कि हम पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बेटर है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा है। तो ये चैप्टर को चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हो गया था आपको महात्मा गांधी के बारे में, और ऑथर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे यहाँ तक ये भी आता है क्वेश्चन में कि आपको समरी लिखना होता है और ये फिक्स होता है। तो आप देखो, इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है आपके बुक में, और आपको कोई भी एक जो चैप्टर है उसे हमारा समरी लिखना होता है। तो आप देख लो, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, समरी भी लिख सकते हो। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। और ये कुछ पैराग्राफ में दिया गया है, ठीक है, 24 पैराग्राफ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब देख लो, जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 से लेके 24 तक क्या है, पैराग्राफ दिया हुआ है। तो ये तो हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया है वीडियो को। तो आपको क्या करना है कि अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना, और फिर जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम बहुत हद तक चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं हुआ तो मतलब और नेक्स्ट 2 पार्ट आएगा, उसमें हम आपका सारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे जो हमारा वीडियो आएगा चैप्टर का, उसे हम शॉर्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट है, इसलिए हमने क्या किया, इसे डिटेल में आपको बता दिया कि हमारी पढ़ाई किस तरह होने वाली है। तो आप देखो, हम स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व। मतलब क्या है कि मैं मानता हूँ कि भारत की जो सभ्यता है वो विकसित है। ये कौन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, महात्मा गांधी ने कहा है कि वो मानते हैं कि भारत की जो सभ्यता है ना वो विकसित है। मतलब ये नहीं कि अगर विदेश के कोई लोग कह दे रहे हैं कि भारत की सभ्यता विकसित नहीं है, भारत विकासशील देश है, तो ये सही नहीं है। वो क्या मानते कि भारत विकसित है, यहाँ की सभ्यता क्या है, विकसित है। इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड। और हमारी जो सभ्यता है उसे दुनिया में चुनौती नहीं दिया जा सकता। मतलब कोई भी हमारी सभ्यता को चुनौती नहीं दे सकता है, कोई भी मात नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। और कोई भी क्या है, हमारी बराबरी नहीं कर सकता। आप देख लो, यहाँ लिखा गया नथिंग कैन इक्वल। मतलब हमारे बराबरी क्या है, कोई नहीं कर सकता। किसकी, तो भारत की सभ्यता की। द सीड सो बाय आवर एंसेस्टर्स। मतलब क्या है, जो हमारे पूर्वजों द्वारा बोई गई इस बीज का बराबर क्या कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो ये इन्होंने कहा है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। मतलब क्या है कि हमारी सभ्यता की बराबरी करने में, हमारे ऊपर कब्जा करने में रोम क्या है, दुनिया से मिट गया। मतलब रोम का अस्तित्व खत्म हो गया। ग्रीक का भी वही हाल हुआ, यानी जो ग्रीक है
उसका भी क्या हुआ, यही हाल हो गया। मतलब क्या है कि हमारी सभ्यता के आगे जब हम स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, जब हम विकास कर रहे थे, तो उस वक्त रोम थे, ग्रीक थे, ये सभी देश क्या थे, अस्तित्व में थे। लेकिन आप देखो आज क्या है, रोम की वो स्थिति नहीं है, रोम चला गया, मिट गया। जो ग्रीक है वो भी क्या है, उसका भी वही हाल हुआ। लेकिन हम जो है वो अभी तक उसी तरह है, हमारी जो स्थिति है वो अभी भी वैसी है जैसे हम पहले थे। आप यहाँ पे देखो, सॉरी, द माइट ऑफ द फ्राहोज वाज ब्रोकन, यानी जो फिरौन है, ठीक है, ये फिरौन जो है वो मुस्लिम जाति के थे, ठीक है, और इन्होंने भी क्या किया था, भारत पर कब्जा जमाने की कोशिश की थी। तो फिरौन का बल टूट गया। मतलब क्या है, हमारे आगे फिरौन का भी बल टूट गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज, और जो जापान है वो पश्चिमी देशों जैसा बन गया। मतलब आप देखो स्टार्टिंग में जापान की क्या थी, कुछ अपनी विशेषता थी, अपनी सभ्यता थी, लेकिन आज वो भी बिल्कुल पश्चिमी देशों जैसा बन गया। मतलब उसके पास कुछ अपना, कुछ खास नहीं बचा है। जो फिरौन है वो भी खत्म हो गया। जो आप देख रहे हो कि उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप तुलना कर रहा है, आप देखो उन्होंने बहुत सारे देशों से हमारी तुलना की है, रोम से, ग्रीक से, फिर फ्राहोज जो कि क्या थे, एक मुस्लिम देश से आए थे, तो इन्होंने इनके साथ, जापान के साथ, और फिर इन्होंने आगे कहा है कि ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। मतलब क्या है कि चीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब उन्होंने पहले जापान के बारे में बताया कि जापान क्या है, अब वो पश्चिमी सभ्यता के अनुसार ढल गया है, अपने आप को उसने पश्चिमी सभ्यताओं के जैसा बना लिया है। बट चाइना जो है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब इसके बारे में अभी उन्हें क्लियर नहीं लगता है। बट इंडिया इज स्टिल, मतलब फिर भी क्या है, भारत अभी भी उसी तरह है जैसा था। somehow और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। मतलब क्या है कि भारत अभी भी किसी न किसी तरह अपने नींव पर जमा हुआ है, अपने जगह पर, अपने कंडीशन को वो अभी भी वैसे ही बना हुआ है जैसे वो पहले था। मतलब कि इतना ज़्यादा चेंजेस आया। आप देखो रोम भी बदल गए, रोम का अस्तित्व ख़त्म हो गया। जैपनीज़ लोग क्या हुए, वो वेस्टर्नाइज्ड हो गए हैं। चाइना का हमें अभी क्लियर नहीं है, पर फिर भी आप देखो जो भी देश भारत के साथ शुरुआत किए थे उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, उनमें कोई ना कोई बदलाव आ गया, उन्होंने अपनी सभ्यता को क्या किया, बदल दिया। लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हमने कभी भी अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया, और हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे। द आप देखो यहाँ पे, एक मिनट, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम देयर राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम। मतलब क्या है, यूरोपियों ने रोम और ग्रीक के लेखन से सबक लिया। यानी जो यूरोप के लोग थे, हमने बाकी देशों की तो बात कर ली, लेकिन जो यूरोप के देश थे, यानी जो यूरोपीय थे, उन्होंने क्या किया कि रोम और ग्रीक के लेखन से, मतलब आप देखो जब भी कोई दूसरे देश का आता है, दूसरे देश को घूमने, तो वो क्या करते हैं कि अपने देश में एक किताब लिखते हैं, एक बुक लिखते हैं, और भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे देशों ने अपने देश में बताया है, लिखा है। तो जो यूरोप के लोगों थे उन्होंने क्या किया कि रोम के और ग्रीक के जो भी उन्होंने लिखा है उसको पढ़ा और उससे सबक लिया। मतलब उन्हें क्या लगा कि वो अगर सिर्फ पढ़ लेंगे भारत के बारे में तो वो भारत को समझ लेंगे। ऐसा किन्हें लगा, तो यूरोप के लोगों को लगा। आप देखो, विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो अब अपनी पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक टू ग्रीक एंड रोम। मतलब क्या है कि जो अब अपने पूर्व की महिमा में मौजूद नहीं है, उसकी कोशिश के आधार पर यूरोपीय मान बैठे कि वे ग्रीक और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। मतलब आप देखो जैसा पहले था, यानी ग्रीक और रोम की हम बात कर रहे हैं कि वो क्या है, अब जैसा पहले था वो वैसा नहीं है। लेकिन यूरोप क्या है, उनके बारे में पढ़कर, मतलब देखो यूरोप के लोगों ने क्या किया, रोम की स्थिति से सबक नहीं लिया बल्कि उनके लेखन से सबक लिया। और क्या किया कि उन्हें ये लगा कि वो क्या है, ग्रीक और रोम की गलतियों से बच जाएंगे। मतलब उन्होंने उसके सिर्फ लेखन से ही सबक लिया, उस देशों से सबक नहीं लिया। और उनको क्या लगा कि वो जो गलती ग्रीक ने किया या फिर रोम ने किया, अगर वो ये गलती ना करे तो वो बच जाएंगे और भारत को टक्कर दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे लेखक कहना चाह रहे हैं।
सच इज़ देयर पीटिएबल कंडीशन। और ये क्या है, उनकी एक दयनीय स्थिति है। यूरोप के लोगों की ये एक दयनीय स्थिति है कि उन्हें क्या लगता है कि वो रोम और जो ग्रीक है उसके गलतियों के बारे में पढ़ लेंगे तो वो क्या करेंगे कि भारत को टक्कर दे सकते हैं, भारत को मात दे सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घर पे रह के पढ़ते रहना, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बाहर तो वैसे भी नहीं जाना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।